चलने दो, मेजर से पहले तो हो ही जाएगा। तो कहां तक हम लोगों ने किया था पिछली बार? हम लोगों ने वो कर लिया था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वाला कर लिया था, है ना, फिर वेलोसिटी वाला, और फिर एक्स तक कर लिया था। फिर वो एक्स के बारे में सब चीजें लिख ली थी कि इसमें ए क्या होता है और ओमेगा क्या होता है ना। ठीक है, हाँ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी बता दिया था। तो जो रिलेशन जहां तक हम पहुंचे थे वो ये था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। मेनली हमें यही समझना है, एसएचएम की प्रॉपर्टीज ही सारी समझनी है, वो ये चैप्टर वही है। इसमें सबके बारे में मैंने बताया था आपको, एक्स क्या होता है, ए क्या होता है, ओमेगा क्या होता है ना। टाइम पीरियड को अपन ने डिराइव भी कर लिया था। ठीक है, अब देखिए ये जो फाई है इसका भी मैंने आपको नाम बताया था, फेज कांस्टेंट, है ना। और मैंने बताया था इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है ना, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि शुरू में पार्टिकल कहां पर है। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है केस 1, ये है कि इफ इनिशियली अगर स्टार्टिंग में पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन, कई बार वो ऐसा लिख देते हैं कि शुरू में पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, मतलब कि जब t है 0 तो उस समय x जो है वो भी 0 है, वो ये कह रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन है ना, आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें t को 0 पुट करना है और x को 0 पुट करना है। तो अगर आप t को 0 और x को 0 पुट करें तो 0 इज इक्वल टू a साइन, ये भी 0, तो सिर्फ क्या बचा, फाई बचा, ऐसा। इसका मतलब कि साइन फाई 0 आना चाहिए। अब आप बताइए किस एंगल का फाई 0 आता है, किस एंगल का साइन 0 आता है, 0 का। इसका मतलब कि जो फाई है ना, इसके इसमें फेज कांस्टेंट वो होना चाहिए 0। तो अगर पार्टिकल शुरुआत में मीन पोजीशन पर होता है ना, तो उसके लिए फेज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब अगर फेज कांस्टेंट 0 है तो x a साइन ओमेगा टी फाई 0, तो सिर्फ ये हो गया a साइन ओमेगा टी। तो कहीं भी आपको ऐसा इक्वेशन लिखा दिखे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो समझ जाएं कि ये इक्वेशन में शुरुआत में पार्टिकल कहां पर है, मीन पोजीशन पे। समझे? हाँ, फेज कांस्टेंट हमेशा एक रहता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है ना शुरू में कहां पे था। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये x है, a साइन ओमेगा टी का ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, साइन वाला बनना चाहिए, x वर्सेस t।
इस तरह का। इसमें ये प्लस ए और ये माइनस ए। ठीक है, देखिए ये ग्राफ अपने पैटर्न को इतने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, तो ये है टाइम पीरियड जिसकी वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा होती है। तो आप देखिए एक्स का ग्राफ देखिए, पूरा टाइम पीरियड है 2 पाई बाय ओमेगा। कई लोग ऐसे ही एक बार एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछे था, व्हाट इज द हाफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, तो आधा कितना होगा, पाई बाय ओमेगा, है ना। इसी में कई लोग कंफ्यूज हो गए, ये पूछ क्या लिया, है ना, पर समझ गए ना लॉजिक। अरे ऐसे तो लिख ही नहीं पाओगे बेटा तुम, इसको ना पूरा नीचे कर लो तभी लिख पाओगे सही से, मतलब ये जो है ना तुमने, हाँ हाँ ऐसे कर लो। कॉपी पे भी तो ऐसे ही लिखते हो ना पूरा रख के, कोई बात नहीं। अच्छा ये समझ गए, एक्स ए साइन ओमेगा टी। अब देखिए एक्स आ चुका है ए साइन ओमेगा टी, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो वो ये होगी ना, dx बाई dt। तो इस x को करते हैं डिफरेंशिएट, तो a, देखो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, लेकिन शायद आपको याद हो जो कोफिशिएंट होता था वो बाहर आ जाता था, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है a ओमेगा cos ओमेगा टी। हाँ, इस वेलोसिटी का अगर आप ग्राफ देखें टाइम के साथ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो कॉस वाला ग्राफ है ना, तो ये ग्राफ जो है, पहले मैं इसको बना देता हूँ, रेंज में ही होता है साइन और कॉस दोनों के ग्राफ। ये ग्राफ ऐसा होता है, इस तरह का कॉस वाला ग्राफ है। ये ग्राफ प्लस ए ओमेगा ऊपर और माइनस ए ओमेगा नीचे, इस रेंज में रहता है। कॉस का ग्राफ है ना, इसलिए कॉस 0 1 होता है, इसलिए ये 0 से शुरू नहीं होता मैक्सिमम से। अच्छा इसका जो टाइम पीरियड है ना, देखो इस पॉइंट के बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, अगर आप देखें तो जैसा ये है वैसा ही यहां से शुरू हो रहा है, तो ये जो है ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है वेलोसिटी का टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। तो वही है एसएचएम का टाइम पीरियड, चाहे एक्स के लिए लो चाहे वेलोसिटी के लिए लो, सेम आता है। वैसे ये ना, इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है, ऊपर हमेशा 2 पाई रहता है और नीचे ना जो यहाँ टी के साथ रहता है ना वो रहता है, जैसे टी के साथ यहाँ ओमेगा है ना, तो 2 पाई बाय ओमेगा हो गया। अगर यहाँ होता cos 3t तो हो जाता 2 पाई बाय 3। समझ रहे हो, मतलब कि कोफिशिएंट जो है बस उससे डिवाइड करना होता है, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, कि कोफिशिएंट से क्या कह रहे हो, किधर से डिवाइड, तो बेटा नीचे ही करते हो ना, तो ऊपर भी डिवाइड करते ये क्लियर हुआ, बताइए। जैसे लिखा हो, सुनो, ए ओमेगा कॉस 4t, 4 और t,
और कहा जाए इसका टाइम पीरियड बताओ, तो टी के साथ क्या लगा है 4 ना, तो जो 2 पाई है ना उसे 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ? बताइए, वेलोसिटी समझ में आई? अच्छा, वेलोसिटी के बाद अब देखिए, वेलोसिटी है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो गगनदीप क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। तो अब देखिए ए कितना आएगा, ए ओमेगा तो वैसे ही कॉस का बन जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा बाहर आएगा तो देखिए स्क्वायर आ गया, तो ये बन गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मतलब अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं तो माइनस साइन लिखा है ना, साइन तो लिखा है पर माइनस लिखा है, तो ये ग्राफ ऐसा होगा। ऐसा, ये वाला होता है ओमेगा स्क्वायर ए, और ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। और ये भी आप देखिए ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो भी कितना होना चाहिए, 2 पाई बाय ओमेगा। तो आपको समझ में आया, ऐसा एसएचएम जिसकी शुरुआत, जिसमें पार्टिकल शुरू में कहां हो, मीन पोजीशन पे, उसके लिए एक्स होता है ए साइन ओमेगा टी। बस ये 3 ग्राफ थे, एक्स का, वी का और ए का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा ऑसिलेशन हो जिसमें शुरू में पार्टिकल मीन पोजीशन पे ना हो, एम्पलीट्यूड पे हो, मे बी पॉसिबल। जैसे कोई आदमी कह सकता है यार मैंने तो ना स्प्रिंग को ऐसे खींचा और मैं उसे उसके एम्पलीट्यूड पर ले आया और फिर छोड़ दिया मैंने, तो वो आदमी कहेगा शुरू में ब्लॉक एम्पलीट्यूड पर था, है ना। तो यहां लिख देते हैं कि इफ, हाँ बोलो, हाँ, यस, नहीं, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, अगर x प्लस होगा तो a नेगेटिव होगा। अब तुम देखो यहां पर, इसमें x का ग्राफ देखो, दिख रहा है ऊपर जा रहा है, तो x अगर पॉजिटिव है तो a क्या होगा, देखो बिल्कुल इसके उल्टा चलता है। बस इतना फर्क है कि वो प्लस ए और माइनस ए के बीच होता है, और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर ए और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के बीच होता है। ठीक है, तो इफ इनिशियली द पार्टिकल इज एट एम्पलीट्यूड, अगर शुरुआत में पार्टिकल एम्पलीट्यूड पर हो तो क्या होगा, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जब टाइम है 0 उस समय x की वैल्यू a है। तो जो हमारे पास बिल्कुल जनरल इक्वेशन है ना, वो ये है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। हम क्या करते हैं, यहां t की जगह रखेंगे 0 और x की जगह रख देंगे a, तो क्या बन जाएगा देखिए, a इज इक्वल टू a साइन, t तो 0 रखा है, 5,
अब आप देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, तो यानी साइन फाई कितना हो गया, 1 हो गया, साइन फाई हो गया 1। तो किसका होता है 90 डिग्री का ना, तो यहां फाई हो गया 90 डिग्री, या पाई बाय 2 भी आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए x की जो वैल्यू थी, जिसका जनरल फॉर्मूला ये था a साइन ओमेगा टी प्लस फाई को आपने लिख लिया 90 डिग्री। तो आपने सुना है कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। देखिए साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस ओमेगा टी, अच्छा इस बार के टेस्ट में रोटेशन भी आ रहा है ना पूरा, ए कॉस ओमेगा टी, देखो x ए कॉस ओमेगा टी आ गया यहां पर। तो जब ए साइन ओमेगा टी आता था, इसका मतलब पार्टिकल ने शुरू कहां से किया था, मीन पोजीशन से। अगर ए कॉस ओमेगा टी आ गया, मतलब पार्टिकल ने शुरू कहां से किया है, बस दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। एक में पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू करता है, एक में पार्टिकल एम्पलीट्यूड से शुरू करता है। नहीं, क्योंकि अब देखो अभी तक तो नहीं कुछ हुआ, तो ये इतना सारा तो पहले से ही पता था ना कि आ रहा है। और देखो रोटेशन हो चुका है अपना पूरा, रोटेशन अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है ना। फिर ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, थर्मल, तो बहुत हो चुका है। मुझे लगता है कि इसमें से बहुत ही कम सवाल आएंगे। हाँ है ना, क्या 3 दिन में तो पढ़ना, क्या आज से शुरू करने वाले हो? अगर आज से करने वाले हो तो फिर अब रहने ही दो, और मुझे लगता है मंडे से ही करना सही रहेगा। कम से कम तुम ये देख पाओगे कि मैं बिना पढ़े कितने नंबर ला पाती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ के शक भी हो। तो एक्स ए कॉस ओमेगा टी। अब देखिए कॉस का ग्राफ कैसा होगा, वैसे आपको बताऊं, देखो इस वाले टेस्ट में ना कई ऐसे हैं जो आप बिल्कुल सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ सकते हैं। जैसे फ्लूइड, एक बार बताओ, फ्लूइड पर कोई वैसे सवाल बनाते ही नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में बनाते ही नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बनाते। तो ये तो ऐसे टॉपिक हैं कि अगर इस फॉर्मूले भी पढ़ लिए जाए ना तो हो जाता है। कि मतलब ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं, अगर सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लो ना तो भी बहुत सारे नंबर इस पे आ जाते हैं। एक इलास्टिसिटी, एक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, एक थर्मोडायनेमिक्स, कम से कम ये 3। उसके अलावा अब थर्मल कंडक्शन में भी ऐसे है कि भाई सीरीज में हो जाएं, पैरेलल में हो जाएं, तो वो भी हो जाता है। मुझे तो लगता है पर्सनली कि इस बार पेपर बड़ा आसान आने वाला है। नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया। ये तो ये देखिए इसका भी जो टाइम पीरियड है, वो 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर है। तो इक्वेशन में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि शुरुआत मीन पोजीशन से हुई कि एम्पलीट्यूड से हुई, है ना। तो x हो गया a cos ओमेगा टी। तो इतना जब हो जाए तो बताना। अच्छा इस x को डिफरेंशिएट कर दो तो v आ जाता है, तो अगला निकालेंगे v, फिर उसके बाद अगला निकालेंगे a। हाँ, ये प्लस a से माइनस a तक का ग्राफ। करें आगे करें।
तो यहां पे x जो आया है वो आया है a cos ओमेगा टी, तो v होता है dx बाई डी टी। तो v बन जाएगा, देखो a cos का होता है माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा बाहर, तो देखिए यहां पे v कितना आया, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, मतलब माइनस साइन का ग्राफ है यहां पर, देखिए। तो साइन का तो ऐसे ऊपर होता है, माइनस साइन का नीचे, ये ग्राफ हो गया v वर्सेस t। ये है प्लस ए ओमेगा और ये है माइनस ए ओमेगा, और इसका भी जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर है। अब इसको भी हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, एक्सेलरेशन। तो लिख लेते हैं, अगला कर लीजिए पहले कॉपी। तो v आया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv बाई डी टी, होता है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो माइनस ए ओमेगा, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और एक बाहर ओमेगा लेंगे तो ये बन जाएगा, यानी यहां एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी होना चाहिए, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये है ओमेगा स्क्वायर ए और ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी आ रहा है, कॉस का ग्राफ तो होता था ऊपर से, तो माइनस कॉस यानी ऐसा होना चाहिए ये ग्राफ। ये ग्राफ भी देखिए अपने आप को रिपीट करना शुरू करता है, कितने टाइम के बाद, 2 पाई बाय ओमेगा। कुछ समझ में आया बताइए, अलग अलग तरह के ग्राफ है ना। ए साइन ओमेगा टी कोई लिख दे तो सबसे पहले मन में आना चाहिए कि यार शुरू में पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पे। अगर कोई लिख दे x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी तो समझ में आना चाहिए शुरू में पार्टिकल कहाँ है, एम्पलीट्यूड पर, ठीक है ना। हाँ बोलो बोलो, क्या पूछ रहे हो। हाँ सही, सही, बिल्कुल सही।
क्लियर हुआ? बताइए, कोई डाउट? नहीं, वो ये पूछ रहा है कि ऊपर होगा मतलब पॉजिटिव होगा और वो नेगेटिव, वो ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा हूँ ना ऊपर रहा। अच्छा अच्छा, कर लिया कॉपी? बताइए। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए x ये दिया हो, ये जो होता है ना, आप देखिए यहां पे एक तरीके से दो एसएचएम को कंबाइन कर दिया। एक एसएचएम ए साइन ओमेगा टी जिसमें एम्पलीट्यूड ए है और वो शुरू में ओरिजिन पे था, है ना, और दूसरा जो बी कॉस ओमेगा टी उसमें एम्पलीट्यूड बी है और शुरू में वो कहा था एम्पलीट्यूड पर, है ना। तो वो ये कहते हैं क्या इन दोनों को कंबाइन करके भी एसएचएम आ जाता है? तो हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि क्या इनका ओमेगा सेम है या अलग। अगर इनका ओमेगा सेम हुआ तो इट विल बी एसएचएम। अगर बाई चांस एक में लिखा हो ओमेगा और दूसरे में लिखा हो 2 ओमेगा या 3 ओमेगा, देन इट विल बी पीरियोडिक बट इट विल नॉट बी एसएचएम। तो अब जैसे ये है, अगर ऐसे लिखा हो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, वो ना तो ए होता है और ना ही बी होता है, इसका एम्पलीट्यूड हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक मतलब मैथ्स के तरीके से सॉल्व करके आता है, तो अपने को वो सॉल्व नहीं करना। फाई नहीं, फाई तो अलग अलग हो सकता है, फाई में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ओमेगा चेक करना होता है। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन 2 ओमेगा टी, तो चूंकि यहां इनका ओमेगा अलग हो गया ना, ओमेगा और 2 ओमेगा हो गया, तो इट इज नॉन एसएचएम। हालांकि पीरियोडिक फंक्शन होगा, मतलब अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, लेकिन जो एसएचएम की कंडीशन होती है ना कि ए को माइनस एक्स की पावर 1 पे डिपेंड करना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं होती। समझ पा रहे हैं दोनों में फर्क? यदि दोनों ही एसएचएम एक जगह होने लगे तो हमें कितना दिखेगा? वेव, हाँ वेव कह लो, पर मतलब एसएचएम है। जैसे कि एक आदमी ऑसिलेशन कराना चाहता है, वो ये कह रहा है कि मैं जो ऑसिलेशन कराऊंगा शुरू में कराऊंगा ओरिजिन पर और ए तक ले जाऊंगा। दूसरा कह रहा है कि मैं जो ऑसिलेशन कराऊंगा शुरू में मैं एम्पलीट्यूड पे रखूंगा और बी तक ले जाऊंगा। अब एक ऐसे मान लो तुमने भी पकड़ लिया और किसी और ने भी पकड़ लिया, अब दोनों ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो अब जो तीसरे को दिख रहा है वो कह रहा है यार ना तो ये ए तक जा रहा ना बी तक जा रहा, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये सॉल्व करके आता है पूरा मैथ से सॉल्व करके, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा कभी ऐसा लिखा हो, देखिए मतलब ये तो एसएचएम है, साफ दिख रहा है हमें, पर ये तो एक बस वैल्यू है कोई, है ना, तो इनका कॉम्बिनेशन भी एक एसएचएम होता है। मतलब बस एसएचएम तभी नहीं होता अगर ओमेगा अलग अलग हो जाए। अगर कहीं भी एक आध साइन आपको दिख जाए, एक आध कॉस दिख जाए, तो वो एसएचएम होगा। दो साइन या दो कॉस हो तो बस ये देखना होता है कि क्या उनका ओमेगा सेम है कि अलग है। कोई डाउट? थर्ड केस में है एसएचएम। एम्पलीट्यूड मतलब कि मैक्सिमम जहां तक ये जा सकते हैं ओरिजिन से। कंबाइंड एम्पलीट्यूड मतलब जो हमें दिखेगा एम्पलीट्यूड वो ना तो ए दिखेगा ना ही बी दिखेगा, हमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखेगा।
वेव कहां से आ गई यार, वेव तो हम पढ़ ही नहीं रहे अभी। हाँ वेव अलग है, यहाँ तो एक पर्सन, अब देखो तुम्हें एसएचएम कराना है तो ऐसे ही कराओगे ना एसएचएम, ये देखो ये एसएचएम है ना। अब मान लो दूसरे ने कहा अच्छा ये पार्टिकल तुम पकड़ो, मैं पकड़ूंगा इसको और मैं ले जाऊंगा ऐसे बी तक, आप कहेंगे मैं ये तक ले जाऊंगा, तो तीसरे आदमी को क्या दिखेगा, उसे दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा ना उसे। समझ पा रहे हैं, बताइए। अच्छा ये जो है इसमें पहला पर्सन कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, दूसरा पर्सन ऑसिलेशन करा रहा है एसएचएम, तो हमें क्या दिखेगा, एसएचएम ही दिखेगा। नहीं इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बी ही होगा, ठीक है। सिर्फ दिक्कत तब होती जब एक साइन और एक कॉस वाला मिल जाए। ये भी वैसे मैंने बस इसलिए करा दिया क्योंकि एक बार ना एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ है कि एम्पलीट्यूड बताओ, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूं। पीरियोडिक तो कोई भी हो सकता है यार, पर एसएचएम तो अपन ने पढ़ा नहीं था कि उसको प्रॉपर्टीज ओबे करनी होती है, एक्सेलरेशन उसी तरफ हो, याद है, और एक्स की पावर 1 पे डिपेंड करे। पीरियोडिक तो कोई भी हो सकता, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, पर एसएचएम थोड़ी है। अब जैसे ये देखो एक क्वेश्चन आया था, एक टाइम पीरियड में जो पार्टिकल एसएचएम करता है उसका डिस्टेंस कितना होता है, तो क्या होता है देखो, ये मीन पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड, ये भी, तो एक एसएचएम मतलब यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां, फिर इधर से इधर, खत्म हो गया ना, देखो एक ऑसिलेशन, तो कितना हुआ, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना एम्पलीट्यूड आ गया, 4a। आया समझ में, बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत कठिन सवाल आते हैं। ये तो उसका है टाइम पीरियड का, ये देखो ये मैं आपसे बता रहा था। अब इसमें लिखा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल और एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन, भाई ये दे रखा है, उनने कहा एम्पलीट्यूड बताइए। अब देखिए ये तो एक कांस्टेंट है ना, इसका तो कोई एसएचएम पे फर्क नहीं पड़ेगा, एक एसएचएम ये है और एक एसएचएम ये है, तो इनका जो सम होता तो कितना होता है एम्पलीट्यूड, बस, तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया, ये कांस्टेंट एक्चुअली पता क्या करता है, इस कांस्टेंट को लिखने से होता क्या है, जैसे नॉर्मल एसएचएम जो होते हैं, नॉर्मल एसएचएम वो ऐसे होते हैं ना कि ये ओरिजिन होता है और ये प्लस ए और ये माइनस ए, जो ऐसे लिखा हुआ है ना ये वाला, इसमें इसमें एम्पलीट्यूड तो बी है, इसमें क्या होगा, ये जैसे एक्स और ये टी, इसमें ना ऑसिलेशन यहां कहीं हो रहा होगा, इधर जाएगा फिर इधर, ये होगा बी, और ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस दूर होगी इसकी मीन पोजीशन। तो नॉर्मल जो जिस सिंपल ए साइन ओमेगा टी बी साइन ऐसे लिखा होता है ना, उसमें ओरिजिन पर ही मीन पोजीशन होती है, लेकिन अगर कुछ और लिखा हो ना तो वो मीन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं होती, कहीं और होती, ठीक है, फिर वो और कठिन हो जाता है, पर अपने को वो सब नहीं करना, समझ रहे हो, अपने को सिर्फ क्या करना है कि एम्पलीट्यूड कितना है, बस ये पता करना। हाँ तो ये वाला समझ में आया, इसका ए नॉट नहीं होगा, ए नॉट का मतलब तो सिंपल ये हुआ कि जो ऑसिलेशन हो रहा है वो ओरिजिन पर नहीं हो रहा, वो ओरिजिन से थोड़ा सा दूर खिसक चुका है, यहां पे हो रहा है, ये ए नॉट है, और ये एम्पलीट्यूड जो है ना ये है अंडर रूट। बताइए हुआ क्लियर, और एक आध कर लेते हैं क्वेश्चन। ये देखो अब 2019 में देखो 3-4 सवाल आ गए, क्या
लिखा है एवरेज वेलोसिटी बतानी है एक ऑसिलेशन में। यार एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। क्या होता है, पहले पार्टिकल यहां जाता है, फिर इधर जाता है, फिर पीछे जाता है और फिर वापस आ जाता है। हो गया ना एक ऑसिलेशन। तो घूम फिर के वहीं नहीं पहुंच गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 आ गई। क्लियर हुआ, बताइए कोई डाउट? ये वाला अभी हमने नहीं पढ़ा, ये कर लिया था क्या उस दिन? एक्सेलरेशन कर लिया था ना। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे करते। अब देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक्स के बारे में पढ़ लिया, वी के बारे में, ए के बारे में, ग्राफ पढ़ लिए। अब आता है अगला पॉइंट, फोर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। क्या आपने कभी ये वाला फॉर्मूला सुना है? सुना ही है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। और जब कोई पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा हो तब उसका जो एक्सेलरेशन होता वो ये होता है ना। तो अभी इस ए को अपन ऊपर रख देते हैं, तो एफ कितना बन गया, माइनस, ये वाला पॉइंट समझे, ए की जगह रख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एफ बन गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आप मुझे बताइए एम क्या होता है, मास होता है, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो ओमेगा स्क्वायर भी एक कांस्टेंट ही है, तो मास भी एक कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है। तो ये जो एम इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है ना, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है तो हम इनको के से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, और इस के को कहते हैं, वही दो नाम है, एक तो नाम है फोर्स कांस्टेंट और एक आसान सा नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एफ जो बन गया वो बन गया माइनस, देखो फोर्स भी स्प्रिंग फोर्स की जैसी आ गई, इसलिए इसको लोगों ने नाम दे दिया स्प्रिंग कांस्टेंट। बताइए आया ये वाला पॉइंट समझ में? अच्छा, एम ओमेगा स्क्वायर है के, जहां एम क्या है मास, के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर है तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? क्या ओमेगा स्क्वायर के बाय एम के बराबर होना चाहिए? मतलब क्या ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम के बराबर होना चाहिए? तो यानी कि जो नेचुरल कह रहा हूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, वो हो जाती है अंडर रूट के बाय एम। के का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, एम का मतलब पार्टिकल का मास। अब वो पार्टिकल ब्लॉक हो तो ब्लॉक का मास।
के की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। देखो ना, ये न्यूटन पर मीटर। ओमेगा अंडर रूट के बाय एम। अब अगर आपको ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड टी ये होना चाहिए 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा, बाय ओमेगा, बाय ओमेगा मतलब डिवाइड कर दिया इससे, तो रेसिप्रोकल हो गया। ये देखो, तो अगर m किसी ब्लॉक का मास है और k जो है वो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो जो टाइम पीरियड होगा एसएचएम का वो क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब देखिए कितना आसान सा डेरिवेशन है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के का। यहीं पे देखिए, चूंकि m है किसी ब्लॉक का, किसी पार्टिकल का मास, k है किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, तो जरूर यहां पर ये बात कर रहे होंगे किसके बारे में? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में, है ना? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मतलब जिसमें एक ब्लॉक हो और एक स्प्रिंग हो, यही तो मतलब हुआ। बहुत सारे अलग अलग तरह के हो सकते हैं ये, जैसे कि मतलब अलग अलग तरह से दिख सकते हैं। जैसे एक सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये है ब्लॉक, ये है एक स्प्रिंग। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। अपने आप से नहीं करता कोई भी ऑसिलेशन, आपको उसे खींचना पड़ेगा फिर छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप उसको छोड़ेंगे और वो ऑसिलेट करेगा ना, तब उसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। एम है मास, के है स्प्रिंग कांस्टेंट। एक और होता है वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये देखिए, इसमें भी आप अगर ये रेस्ट पे रहे तो कुछ होगा ही नहीं, अपने आप ऑसिलेट नहीं करेगा। या तो आप इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाकर छोड़ दें या नीचे ले जाएं और फिर छोड़ दें, कुछ भी करें ऐसा, तभी ये ऑसिलेट करेगा वर्टिकली। इसका भी टाइम पीरियड वही है। और एक तीसरा होता है क्या है तीसरा? इंक्लाइंड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये कुछ इस तरह का है। ये बस मैंने 3 डायग्राम इसलिए बनाए ताकि आपको ये पता रहे कि कैसे भी स्प्रिंग को ब्लॉक के साथ टांग दो, उसके टाइम पीरियड में कोई असर नहीं आता।
इसको भी अगर आप ऐसे नीचे ले जाएं और फिर छोड़ दें तो ये भी जब ऑसिलेट करेगा ना तो इसका भी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, वही 2 पाई रूट m बाय के। तो जब आप कर लें तो बताइएगा। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हैव सेम टाइम पीरियड, है ना, सेम है टाइम पीरियड। ये सिर्फ तभी बदल सकता है जब या तो स्प्रिंग बदल दी जाए, या एक की जगह 2 स्प्रिंग लगा दें, या मास बदल दें, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। देखें कैसा क्वेश्चन आता है, एक बार चेक करते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मिल जाए अगर तो ये देखो 2016 में आया था, एक बार आप देखिए पढ़ के। इसमें लिखा है कि अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ स्प्रिंग हुज अपर एंड इज फिक्स्ड। मतलब कि थर्ड आ रहा है, ये देखो ये, ठीक है, स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है। व्हेन द मास है, देखो मैंने कहा था ना अपने आप से नहीं होता, तो उन्होंने लिखा है व्हेन द मास इज स्लाइटली पुल्ड डाउन एंड रिलीज्ड तो इट ऑसिलेट्स। और कितना टाइम पीरियड है, 3 सेकेंड। तो आप इस 3 सेकेंड को ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना। फिर इनने क्या कहा है, व्हेन द मास इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg, अगर मास को 1 kg बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो नया मास हो गया तो ये हो गया, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट वही है। तो कह रहे हैं टाइम पीरियड अब 5 सेकेंड हो गया। तो अब आप सोचिए ना, मास m+1 हो गया, तो 5 को आप क्या लिख सकते हैं, ये होगा। तो वैल्यू ऑफ m इन kg पूछा है। अब एक काम करते हैं कि हम डिवाइड कर देते हैं, सबसे आसान तो यही है। तो 3/5 इज इक्वल टू, देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया, k से k कट गया, तो ये आ गया अंडर रूट m/m+1। स्क्वायर कर दीजिए तो 9/25 इज इक्वल टू m/m+1। तो 9m+9 इज इक्वल टू 25m। तो 9 इज इक्वल टू 16m। समझ में आया ये वाला सवाल, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सिर्फ कब बदल सकता है टाइम पीरियड, जब स्प्रिंग ही बदल जाए, मास ही बदल जाए। तो इसीलिए एक पॉइंट होता है, स्प्रिंग्स इन सीरीज। अगर मान लीजिए 2 स्प्रिंग सीरीज में हो इस तरह से,
इस केस में क्या होता है, अगर आप नेट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहें तो 1/k नेट होता है 1/k1 प्लस 1/k2। ठीक है, अगर मान लो स्प्रिंग्स पैरेलल में हो, इसके दो डायग्राम होते हैं, एक डायग्राम ऐसा बन सकता है। वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की तो आपने देखी है, उसी तरह की होती है। एक ये और एक ये, एक और हो सकती है। ये देखो, ये देखो, अगर ये जो केस है ना, ऐसा हो कि ब्लॉक एक स्प्रिंग से जुड़ा हो और दीवार से, और दूसरा भी वही ब्लॉक स्प्रिंग से जुड़ा हो दूसरी दीवार से, इसमें भी ये पैरेलल में होते हैं। इन दोनों ही केसेस में जो के नेट आता है, अभी मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर क्यों ऐसा कुछ कुछ सीरीज में बोला इसको पैरेलल में। वो आता है K1 प्लस K2। हाँ, दोनों ही केसेस। देखो वो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको देखो जरा, उसमें अगर मान लो आपने ये जो ब्लॉक है इसको आप थोड़ा सा आगे ले गए, मान लीजिए x, और यहां ले आए, तो क्या ये जरूरी है कि दोनों स्प्रिंग x1 और x1 इलोंगेट हो, मतलब सॉरी x इलोंगेट हो? नहीं, कोई हो सकता है ज्यादा टाइट स्प्रिंग हो, उतना ज्यादा इलोंगेट हो ही ना पाए, कोई ढीली स्प्रिंग है, हो सकता है ज्यादा इलोंगेट हो जाए। तो मान लीजिए पहली स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 आया और दूसरी स्प्रिंग में इलोंगेशन आया x2। तो सीरीज का ना एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि दोनों इलोंगेशंस को जोड़कर नेट इलोंगेशन आता है। इलोंगेशन कोई बराबर नहीं होते, पर दोनों को जोड़कर टोटल आ जाता है। दूसरी एक बात और है कि पहली स्प्रिंग जो है फर्स्ट स्प्रिंग, उसमें कितना इलोंगेशन है K1 में, x1। तो K1 वाली स्प्रिंग कितनी फोर्स लगाएगी, K1 x1। जो दूसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, उसमें कितना इलोंगेशन है x2, तो वो कितनी फोर्स लगाएगी, K2 x2। तो ये चूंकि दोनों स्प्रिंग आपस में जुड़े हैं ना, तो पहली स्प्रिंग ने दूसरे पर जो फोर्स लगाया और दूसरे ने पहले पर जो फोर्स लगाया वो होते हैं बराबर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की ये दो प्रॉपर्टीज हैं कि टोटल इलोंगेशन दोनों में बट जाता है, और पहली स्प्रिंग जितनी फोर्स लगाती है दूसरी पर, दूसरी भी पहली पर उतनी ही फोर्स लगाती, क्योंकि ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ ही है ना। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। देखो पैरेलल में क्या होता है,
पैरेलल में अगर आपने इसको इलोंगेट किया, मान लीजिए एक्स, ब्लॉक को इधर लाए, तो आप देखिए पहली स्प्रिंग भी एक्स ही इलोंगेट होगी क्योंकि वो ब्लॉक और दीवार के बीच में जुड़ी है, और दूसरी भी एक्स इलोंगेट होगी। तो इसमें क्या होता है, दोनों का इलोंगेशन उतना ही होता है जितना अपन ब्लॉक को चलाए। नहीं समझे? और ये जो सेकंड केस है इसको देखना जरा, ये भी उसी को ओबे करेगा। देखो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं एक्स, तो आप देखिएगा जो पहली स्प्रिंग है K1 वो तो इलोंगेट हो गई, कितना एक्स। दूसरी स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, पर कितना कंप्रेस हुई, एक्स। तो जब कंप्रेशन और इलोंगेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है ना, तब हम कहते हैं कि स्प्रिंग्स किस में है, पैरेलल में। जब फोर्स बराबर होती है तो हम कहते हैं किसमें है, सीरीज। तो बेसिकली सीरीज का मतलब होता है फोर्स इक्वल, और स्प्रिंग्स इन पैरेलल तब होती हैं व्हेन इलोंगेशन और कंप्रेशन किस वाले में, नहीं, फोर्स देखो x बराबर है तो पहली स्प्रिंग K1x फोर्स लगाएगी, दूसरी K2x फोर्स लगाएगी, है ना? कुछ समझ में आया बताइए? हाँ हाँ हाँ, अब तुम देखना एक चीज, मान लो ये वाला ब्लॉक यहां पहुंच गया, यहां, ठीक है। पहली स्प्रिंग में क्या हुआ, इलोंगेशन, तो पहली स्प्रिंग इस पर किधर फोर्स लगाएगी, ऐसे। दूसरी में क्या हुआ, कंप्रेशन, तो वो क्या करेगी, वो भी तो धक्का ही देगी। तो कुल फोर्स कितनी हो गई, K1x प्लस K2x, यानी K1 प्लस K2 ब्रैकेट में और x, तभी तो K नेट को लिख दिया K1 प्लस K2। समझे? इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नेट इलोंगेशन हो रहा है कि कंप्रेशन, बस बराबर होने चाहिए। इतना समझ में आया? बताइए कोई अगर हो डाउट। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया स्प्रिंग्स अगर सीरीज में हो या पैरेलल में हो। इसके बाद एक और पॉइंट होता है, शायद ये मैंने आपको पहले कभी बताया हो, कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग, है ना? हाँ, वही वही है ये। लेकिन अब तक मुझे लगता नहीं कि, देखिए स्प्रिंग को अगर आप काट दें तो क्या होता है, ये याद रखें कि जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, वो उसकी जो भी लेंथ होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे ये एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। मान लो किसी आदमी ने इसके दो हिस्से कर दिए इक्वल इक्वल, पूरी लेंथ एल थी, अब इसकी लेंथ L/2 हो गई, इसकी भी L/2 हो गई, तो ना स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ अगर आधी हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल। ऐसे ही मान लो अगर तीन बराबर हिस्से कर दिए जाए तो क्या होगा, 3K होगा ना, लेंथ L/3 हो जाएगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3K हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए तुरंत आंसर मत दें, है ना, सही आंसर दें। एग्जाम में 1 मिनट मिलता है हमें, 10 सेकंड थोड़ी मिलते। 1 मिनट तो बहुत टाइम होता है यार। समझ में आया? बताइए। लेंथ कम हो गई, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ गया। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के,
और आपने इसको दो पार्ट में काट दिया, एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट। जो छोटा पार्ट है और ये जो बड़ा पार्ट, कोई हमसे कहे कि भाई इसको ना हमने m/n दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो बताओ कि जो दो हिस्से हैं, m वाला जो हिस्सा है ये वाला, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा और जो दूसरा वाला है उसका कितना होगा। तो जो m वाला हिस्सा होता है ना, m वाला, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है m+n k/m, और ये जो n वाला हिस्सा होता है ना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है m+n k/n। जैसे इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको करके आप देखिए। मान लो एक स्प्रिंग है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। अब किसी आदमी ने इसको दो हिस्सों में बांट दिया, 2:3। तो बताओ छोटे हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा और बड़े हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। देखो 2+3 5, 5 × 100, 500 इधर और 500 इधर। अब यहाँ 2 लिखा है तो इसे 2 से डिवाइड कर दो, 3 लिखा है तो 3 से डिवाइड कर दो। पता क्या क्या लॉजिक लगाया, क्यों ये आया। किसी आदमी ने कहा 2:3, तो हमने कहा 2:3 का मतलब कुल 5 हिस्से कर दो। अब 5 बराबर बराबर हिस्सों में काटोगे तो हर एक हिस्से का, चूंकि लेंथ 1/5 हो गई, तो 500 हो जाएगा। अब उस 500 के दो हिस्से आपस में जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे तो लेंथ डबल हुई, तो वो 1/2 हो गया। वहां 3 हिस्से आपस में जोड़ दो तो लेंथ ट्रिपल हो गई, तो 500/3 हो गया। समझे लॉजिक या नहीं समझे अभी भी? ठीक है, ये वाला किया था हम लोगों ने क्वेश्चन, देख लीजिए, कर लिया था ना, ये भी कर लिया। लो इसको देखो जरा, ये 2015 में आया था। इसी तरह के सवाल आते हैं, टाइम पीरियड कितना होगा, मेनली यही पूछते हैं। नहीं पता चले तो कॉपी में देखिए कहां आपने लिखा था मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता था, किसी को याद है? एक फॉर्मूला था, है मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं होती थी? अरे एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा पर मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये नहीं लिखा था ओमेगा स्क्वायर। कितना था ये, कितना है ये अल्फा? अच्छा, और वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी लिखी थी?
ए ओमेगा, ये कितना है बीटा। अगर आप इनको डिवाइड कर दें तो आप देखिए ओमेगा आ गया, तो टाइम पीरियड अपॉन ओमेगा। अब बताओ यार, क्या ये सवाल कठिन है क्या? बस फॉर्मूला ही पता होना चाहिए था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी। ऐसे ही आते हैं और क्या, कोई कठिन सवाल आते ही नहीं है। ये देख लीजिए, इसमें भी टाइम पीरियड ही पूछा है। इसमें कह रहे हैं कि एसएचएम कर रहा है, x1 डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी है वो v1 है, x2 पर जो वेलोसिटी है वो v2 है, तो टाइम पीरियड निकालो। तो ओमेगा निकल जाए तो टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। कोई फॉर्मूला होता है v और x के बीच कोई रिलेशन होता है? v इज इक्वल टू, ठीक है, तो v1 है ओमेगा 1 नहीं, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इसका मतलब v1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया, है ना। ऐसे ही v2 क्या हुआ, ओमेगा अंडर रूट तो v2 का स्क्वायर क्या हो गया, अब देखो अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आप देखिए ओमेगा कट जाएगा, लेकिन ओमेगा काटना नहीं है क्योंकि ओमेगा ही तो चाहिए। तो हम एक और काम कर सकते हैं, हम ना ऐसे में जैसे v1 का जो स्क्वायर है ना, उसमें से माइनस कर देते हैं v2 का स्क्वायर। इससे क्या होगा आप देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर आया। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, ये a1 लिख दिया मैंने, a लिखना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। तो इससे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बन गया ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस, इसको यहां ले जाओ तो ओमेगा स्क्वायर बन गया तो यहां से ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट। बस कितने लोग यहां तक करते हैं, बस वही बात है ना। कई लोग सोचते हैं कि यार 2 लाइन से ज्यादा हो गया तो ये अब अपन करेंगे नहीं, है ना। तो 2 पाई बाय ओमेगा, ये आंसर आ गया। देखिए तो क्या आंसर आ गया, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, तो करना फिर ट्राई है।